बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक इस वक्त इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? इस इजलास से पहले सरदार अख्तर मेंगल का एक ख़त भी सामने आया, तो सूरत हाल किस तरफ जा रही? आप सरदार अख्तर मेंगल के ख़त के ऊपर उन्होंने ख़त लिखा है, एक खुला ख़त हर उस शख्स के नाम जो हमें समझने का दावा करता है। मज़ाहिया बात यह है कि आप में से अक्सर ये समझते हैं कि बलूचिस्तान सिर्फ गवादर तक महदूद है। गवादर को निकाल भी दें तब भी बलूचिस्तान बर सग़ीर का सबसे ज़्यादा वसाइल से माला माल सूबा है। मगर अफसोस रियासती बयानिए ने आपको इस सच से दूर रखा है। अब ज़रा हकीकत की आंखों में आंखें डाल कर देखें। बलूचिस्तान वो ख़ित्ता है जहाँ रेकोडेक की ज़मीनों में सोना और तांबा दफन है, जिनकी मालियत खरबों डॉलर्स में है। अगर ये वसाइल बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में होते तो शायद आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते। फिर सैंडिक है जहाँ के ख़जाने निकाले जा रहे हैं, मगर इनके वारिस आज भी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। ये वो सरज़मीन है जिसने पाकिस्तान को कुदरती गैस दी, जिससे पूरे मुल्क के चूल्हे जलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, मईशत परवान चढ़ती है। मगर इसी बलूचिस्तान के कई घर आज भी अंधेरों में डूबे हैं। चूल्हे ठंडे हैं, बच्चे सर्दियों में ठिठर कर मर जाते हैं। ये वो ख़ित्ता है जिसने पाकिस्तान को समंदर दिया, गवादर दिया, जिस पर आज सबकी नज़रें हैं, इक़्तिसादी राहदारी दी जिससे पूरे मुल्क के ताजरों को फ़ायदा पहुँचा। मगर यही गवादर जहाँ के माहीगीर आज भी मछलियाँ पकड़ने के लिए इजाज़तनामे मांगते हैं, रोज़ी रोटी के लिए तरसते हैं। बलूचिस्तान ने सब कुछ दिया मगर ख़ुद हमेशा भूख, महरूमी और लापता अफराद के नोहे सुने। ये कैसा इंसाफ है कि जिस ज़मीन ने सब कुछ दिया उसके लोग आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जिस ज़मीन ने पाकिस्तान को शनाख्त दी, आज उसी के फ़र्जंदों की कब्रें बेनाम हैं। ये वही बलूचिस्तान है जहाँ एक बेटी अपने बाप के जूते ढूंढती है और जब उनमें से धूल निकलती है तो वो ऐसी चीख मारती है कि पूरा बलूचिस्तान इसके साथ चीख उठता है, क्योंकि यहाँ कोई एक घर नहीं बचा जिसका कोई फ़र्द लापता ना हो, मेरा अपना घर भी नहीं। चलो वो तो सब एजेंट हैं, मगर मेरा वालिद, वो जो बलूचिस्तान का पहला वज़ीर आला था, वो जिसने आपके आइन पर हल्फ उठाया, जमहूरियत पर यकीन रखा, हर गैर आइनी ताकत से लड़ा, वो जो मेंगल कबीले का सरदार था, उसका बेटा भी लापता हो गया। फिर भी बलूचिस्तान ही गलत। और जब इंसाफ मांगने आते हैं तो क्या मिलता है? हमदर्दी, पछतावा नहीं। सवाल पूछा जाता है कि आप ख़ुद को पाकिस्तानी समझते हैं? और हाँ, बहुत माजरत के साथ, यहाँ बराबरी सिर्फ उस वक्त आती है जब किसी पंजाबी के खून पर मजम्मत करनी हो, वरना बलोच की चीखों पर यकीन तक नहीं आता कि ये इसी मुल्क के शहरी हैं। दूरी खुद पैदा करके पूछते हो, रो क्यों रहे हो? ये मुल्क हमेशा हमारी चीखों पर बहरा बना रहा, हमेशा हमें नज़रअंदाज किया, हमेशा हमें गद्दार कहा, और अब वही कह रहा है हमें तुम्हारी ज़रूरत है। आप खुश हों या नाराज़, मुझे ये कहना पड़ेगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं। अल्लाह आप सब के दिल में इतनी हमदर्दी डाले कि आप समझ सकें कि आज का बलोच नौजवान आपसे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं। उसकी एक बड़ी वजह आपकी वो अनापरस्ती है जो आज भी उसे अपने मकाम देने को तैयार नहीं। अब अख्तर मेंगल साहब ने जो बात की है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। ये वैसे तो सारी की सारी बात डिबेटेबल है, लेकिन अगर आप उसको, जब आप आधी बात करेंगे, ठीक है, आपके शिकवे बजा मतलब की बात करेंगे, आप अपने मतलब की बात करेंगे, आधी बात करेंगे, जाहिर है कि आप लोग तो खजाने अभी निकले नहीं, ग्वादर अभी फंक्शन नहीं हुआ, सीपैक अभी जारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ, सबसे बड़ी उसकी वजह ये है, तो फ़ायदा किस ताजर ने उठाया? आप मुझे एक बात बताएं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है, लोगों को वहाँ पर तालीम की वो सहूलत मैसर नहीं है, इलाज की वो सहूलत। तो सबसे बड़ा सवाल तो इन सरदारों से बनता है ना, 9 बड़े सरदार थे ना, इनसे बनता है कि उन्होंने कौन सा ट्रस्ट कायम किया जिसके तहत इन्होंने हॉस्पिटल बनाए, कौन सा ट्रस्ट कायम किया जिसके तहत इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बनाया। ये भी तो नहीं किया। अगर स्टेट ने नहीं किया, इससे बढ़कर, अगर स्टेट से गिलाया तो फिर इनको, ये तो अपने लोगों के ज्यादा करीब। इससे भी बढ़कर जी, इंसर्जेंसी 2004 में शुरू नहीं हुई। इंसर्जेंसी अकबर बुगटी के साथ शुरू नहीं हुई। इंसर्जेंसी की जब आप तारीख उठाते हैं, आपको पता चलता है कि भाई 1666 से लेकर इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान में। जब आप कहते हैं कि ये डेवलप्ड नहीं है, आप उसकी तारीख भी पढ़ लें। ये रिसोर्सेज रिच एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल कुव्वतों की नज़रें हैं, सारी अपनी गेम्स यहाँ पर खेलती हैं। वो चाहे वो ईरान के रास्ते दाखिल होने वाले दहशतगर्द हों, चाहे वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए आने वाले हों, वहाँ पर जिन जिन लोगों पर जैसी जैसी इन्वेस्टमेंट हुई उसका भी तो तस्करा करें। पाकिस्तान बनने के बाद की कहानी देख लें। 1948 में तो इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी, फिर 1956 से 59 तक रही, फिर 60s में हुई, फिर 61 से 63 तक ऑपरेशन हुआ, फिर 70 की दिहाई में हुई। आपकी ये जितनी इंसर्जेंसी है, इसके दौरान आप खुद सोचें, यानी कि ये सवाल है, जाहिर है कि इसमें रियासत के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं कि आपका काम था, आप नाकाम हुए, आपने नहीं किया।
हुकूमतें सक्सेसिव नाकाम हुई, उन्होंने पॉलिटिकली हैंडल नहीं किया, शायद उनके हाथ में मामलात होते, वो पॉलिटिकली हैंडल करते, चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन आप ज़रा कभी खुद अपने गिरेबान में भी झांकें, अपने आप से भी सवाल करें कि किस किस सरदार ने वहाँ ताकत के और रिसोर्सेज के हुसूल के लिए किस किस की ईमा के ऊपर वहाँ क्या क्या खेल खेला। सही, अपना भी तो ज़रा गिरेबान सामने रखें ना। अब बताएं आप लोगों को कि वहाँ पर जो इंसर्जेंसीज होती रहीं, जब इंसर्जेंसी हो रही होती है तो कारोबार नहीं आते। एक बंदा जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप खुद सोचेंगे पंजाब में एक बंदा हो जिसकी टोटल जमा पूंजी 3 से 5 करोड़ रुपए हो और एक निस्बतन, अब माजी की बात कर लें, एक अच्छा वो हो जो वहाँ पे जाके कारोबार के अगर बेहतरीन मौके अवेलेबल हैं, उसको लुट जाने का, छिन जाने का, मारे जाने का खदशा ना हो, तो वहाँ जा क्या करेगा? वहाँ जाके फैक्ट्री लगाएगा, वहां से वो पत्थर निकाल रहा होगा, कोई भी हो, मार्बल सिंधी निकाल रहा हो, होगा, पंजाबी हो, सबके कोई लिए भी कोई आएगा, तो दुनिया भर से कोई भी आएगा, वहां पर क्या करेगा? कारोबार करेगा। कारोबार करने के लिए क्या, अगर कोई बंदा आ रहा है यूरोप से, तो क्या वो यूरोप से अपने लिए लेबर भी लेकर आएगा? किसी को सुपरवाइजर रखेगा, किसी को किसी जॉब पे रखेगा, किसी को वहां पर हिसाब किताब के लिए अकाउंटेंट रखेगा। वो रोजगार किसको मिलेगा? वो वहां पर रहने वालों को मिलेगा। अगर वहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत इंटरनेशनल पावर्स की इमा के ऊपर इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके अफगानिस्तान के टेरर लॉन्च पैड को इस्तेमाल करते हुए आप वहां पर आके गदर मचाएंगे और वहां पर फायरिंग होगी, वहां पर लोग जाकर बसने के लिए तैयार नहीं होंगे, वहां की तो आबादी के लोग बाहर जा रहे होंगे। आप इस बुनियादी मसले के ऊपर बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते? अब आप फैक्ट सामने रखें ना कि लड़ने वाले कौन है ये कर रहे हैं। और एहसास महरूमी इसी तरह के तरीके से पैदा हुआ, इंसर्जेंसी क्रिएट हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई दिहाइयों तक वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट रही। भाई लोग नहीं वहां पर जाकर इन्वेस्ट कर रहे, लोगों को अपनी जान का खतरा है ना। ये जाहिर है कि ये सवालात बहुत दुरुस्त है कि वहां पर तालीम की और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत ही की है, किसी और के ऊपर आप इसको पास ऑन नहीं कर सकते। और इतनी बड़ी आबादी को कैटर करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, जिस सूबे में इतने ज़खायर ख़जाने मौजूद हों। लेकिन आप ये बताएं कि जो उसके ऊपर हिस्सा मांगने वाले या इस तमाम मामले में, क्या बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग होती है, ये सारी सूरत हाल है, इसमें बाकी सारे पाक साफ है? सबने अपना अपना हिस्सा डाला है। सरदार साहब को जो है वो अपने दीगर जो अपने इलाके के हम इलाका लोग हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू करनी चाहिए। वहाँ पर जाहिर है कि ये बात दुरुस्त है कि लोगों के पास एहसास महरूमी है, लेकिन एहसास महरूमी आपको 12-15 लाख की, 18-20 लाख की M16 गन नहीं लेके देता। आपको एहसास महरूमी जो है वो नाइट विजन गॉगल्स नहीं फराहम कर सकता। एहसास महरूमी आपको थर्मल सेंसर्स नहीं फराहम कर सकता। एहसास महरूमी जो है वो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट लड़ाई भड़ाई के इक्विपमेंट और ट्रेनिंग नहीं फराहम करता। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये सब कुछ हुआ है, इनको कोई स्पॉन्सर करने वाला, इनका कोई ब्रूडिंग ग्राउंड नर्सरी भी मौजूद है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, अगर मुझे बता दें, चले सब कुछ छोड़ दें, ये सारी बातें गलत होंगी, ये इन सारे आर्गूमेंट्स को आप फेंक दें। आप मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी इंडिया का वज़ीर आज़म लाल किले के सामने इंडिया के जश्न आज़ादी पे जो उनका इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को, लाल किले के सामने खड़े होके वो किनका कहता है कि मैं बलूचिस्तान में लोगों के साथ राब्ते में हूँ? बलूचियों के साथ XYZ के साथ तो नहीं होगा ना राब्ते में, बलूचियों के साथ ही वो किसी के साथ होगा। और हमें दो ममालिक का मालूम है कि जो ओपनली नाम लेकर बताते हैं कि भाई हमारा टारगेट है, हमने BRI को फ्लॉप करना है। हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर इंडिया का क्या ओपन मौकिफ नहीं है कि वो इसके खिलाफ, क्या उसको बाईपास करने के लिए वो कोई और एफर्ट्स नहीं कर रहे? अमेरिका की बात कर रहा हूँ, साथ में इंडिया की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का बड़ा ओपन इसके हवाले से वो है। किसने इन्वेस्टमेंट की थी इसी को फ्लॉप करने के लिए? चाबहार में, वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए। साथ में आप ये देखेंगे जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, वो भी इसी का तरियाक ढूंढने के लिए, इसी को बाईपास करने के लिए। यानी आप कोलैबोरेट नहीं करना चाहते, आप ताबुन नहीं करना चाहते, आप उसको फ्लॉप करना चाहते हैं। चाइना के साथ आपकी लड़ाई है। अब जाहिर है कि ये जो ग्रेट पावर्स राइवलरी है, उसने एक प्रॉक्सी जंग क्रिएट किया। पहले सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान, वार्म वाटर्स, उस रसाई और वो सारा एक मामला था, उसके तहत ये चलता रहा। हमारे यहाँ डिसीजन मेकर्स ने बिल्कुल बहुत ही गलत फैसले किए मुल्क के, और फिर इन लोगों को गले लगाना चाहिए। मतलब आई एम टेलिंग यू कि ये जो लोग हैं, ये जो बलोच आम पिसा हुआ बंदा है, उसको तो ये समझ नहीं, उसको कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि आप उठा कर कहें कि जनाब जाएं अपना लहू जो है वो पंजाब में किसी के हाथ पे तलाश कर लें, या इस्लामाबाद में या कराची, क्योंकि यहाँ पर सारे वो हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
जब आप उसको ढूंढने के लिए आएंगे तो वहाँ पर जो लोग इस तमाम उससे फ़ायदा उठाने वाले हैं, जिसने फ़ायदा उठाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंसर्जेंसी जिसने क्रिएट करवाई है, कैसे हो जाती है? ऐसे तो बगैर पैसों के तो नहीं होता। एक बंदे की एक सोल्जर को मेंटेन करने का खर्चा अगर आप सोच लें ना, एक बंदे को आपने उसको नान नफका करना है, उसके घर वालों का अखराजात करने हैं, वो मारा जाता है, उनको कोई थोड़ा सा आपने उनकी रोटी पानी का ख्याल रखना है। कोई बंदा अगर जो लड़ रहा है उसके पास जो गैजेट्स हैं, ये जो 33 दहशतगर्द मारे गए हैं, आपको तो सिर्फ इन 33 दहशतगर्दों के पास जो जाफर एक्सप्रेस वाले इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, आप इनका सिर्फ असलहा जो वहाँ पर मौजूद था ना, इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वॉकी टॉकीज़ और ये सारी चीज़ें मौजूद थी, उनको रख के ये बता देते कि अगर इनको ख़रीदा जाए जाकर मार्केट से तो इनकी कीमत कितनी है। तो वो जो कीमत है वो कीमत महरूमी से नहीं पे। फिर वो जो पिसा हुआ है वो यहाँ पर असल में जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि नुकसान है ना, वो वहाँ का आदिवासी वो बंदा है जो अमन पसंद है, जो इस मुल्क का इक्वल सिटीज़न है, तमाम उसके पास राइट्स हैं, लेकिन वो जाकर अपने सामने उजाड़ बियाबान देखता है। ना बंदे की ज़ात, कई 100 किलोमीटर आप चले जाएं, आपको कोई बेहतर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती। सड़कें आपकी जो है वो कनेक्टिविटी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, फिर जहाँ से गैस निकल रही है उनको गैस दस्तयाब नहीं। और फिर ये जो माहीगीरों का मसला है, ये जाहिर है कि एक बहुत पीने का सबसे बड़ा मसला के गवादर में पीने के पानी का मसला, और फिर डिसैलिनेशन प्लांट लगने के बाद भी जो लोकल पॉपुलेस है उसको प्रायोरिटी देना, वो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, जहाँ पर लैग करते हैं। और फिर जिन लोगों को वहाँ पर प्रमोट किया जाता है, जिन लोगों को वहाँ पर ताकत दी जाती है, वो भी यानी कि उस तरीके से जेन्युइन तो आवाम के साथ जुड़े हुए लोग नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पिक करके किसी को पॉलिश करके आप कहें कि जनाब इसको कोई सरदार मांग ले। आप उन सरदारों को जेन्युइन कंसर्न्स हैं, बैठकर अगर आप अपनी अनाव में पढ़कर रियासत भी और हुकूमतें भी ये सोचेंगी कि जनाब नहीं हम कैसे ये बात होगी तो सरेंडर होगा। और भाई सरेंडर क्या होगा, वो आपके अपने लोग नहीं हैं, आपके मुल्क का हिस्सा नहीं है, आप उनको बराबर के हकूक दें, आप उनके तमाम जायज़ मुतालबात उससे ऊपर बढ़कर उनके लिए करें और फिर इस इशू को सॉल्व करें। अदरवाइज ये जो इस वक्त सूरत हाल क्रिएट हुई है, दैट्स वेरी डेंजरस, स्पेशली जब आप पॉलिटिकली डिवाइडेड है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।